यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जो भविष्य देख सकती है और उसे पता चल जाता है कि कैसे एक दुर्घटना में बहुत से लोग मारे जाएंगे। फिर वो लड़की पूरे इवेंट को ही बदल देती है और उस पूरी टाइमलाइन को बदलते हुए उन सबको बचा लेती है। लेकिन उसे पता नहीं था कि भविष्य बदलने के बावजूद वे सब अब भी नहीं बच पाएंगे। सो आज तक की वन ऑफ द बेस्ट मिस्ट्री मूवी सीरीज फाइनल डेस्टिनेशन की सिक्स्थ मूवी ब्लड लाइन्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 1968 के समय से, जहां पॉल आज अपनी गर्लफ्रेंड आरिस को एक बहुत ऊंचे रेस्टोरेंट स्काई ब्लू बिल्डिंग की ओपनिंग सेरेमनी में ले जा रहा है। आरिस भी इस सरप्राइज से बहुत खुश थी क्योंकि यह टावर आज तक की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और इससे भी अजीब बात यह है कि यह टावर अपने समय से 6 महीने पहले ही रेडी हो गया। यहाँ उन दोनों के अलावा और भी सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे ताकि वे ऊपर जाकर उस व्यू को एंजॉय कर सके। लेकिन अब जैसे ही दोनों लिफ्ट से ऊपर जाने लगे तो आरिस को धीरे धीरे डर लगने लगता है, उनके साथ कुछ तो गलत होने वाला है। अब उन्होंने ऊपर जाने पर देखा कि कैसे यहाँ तो ऑलरेडी बहुत से लोग डांस कर पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। आज इस ग्रैंड सेरेमनी को विटनेस करने बहुत से लोग इकट्ठा हुए। हालांकि पॉल को पता लगा कि लोगों की संख्या ज्यादा होने से उन्हें आज टेबल नहीं मिल पाएगी, तो कहीं उन्हें वापस नीचे न जाना पड़े, इसीलिए वे गेस्ट होने का नाटक करके बाकी लोगों के साथ पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। इसी बीच आरिस जो किनारे पर खड़े होकर इस बिल्डिंग की ऊंचाई देख रही थी, अचानक से उसका मन खराब होने लगा और वह तेजी से वॉशरूम की ओर भागती। इसी बीच पार्टी में कुछ ऐसी घटनाएं होना शुरू हो चुकी थी जिनसे कि जल्दी यहाँ पर बहुत बड़ी तबाही आने वाली थी। एक शैंपेन का ढक्कन लगने से एक नुकीला क्रिस्टल फ्लोर के शीशे पर आकर लगा, जिससे फ्लोर का शीशा क्रैक हो जाता है। हालांकि हर कोई डांस में बिजी होने के चलते उस पर ध्यान नहीं देता। तो वहीं आरिस को बाथरूम की ओर एक बच्चा दिखाई देता है जो कि अकेला बैठा था और उसकी माँ आरिस को देखकर ही समझ गई कि उसकी हालत इसीलिए खराब है क्योंकि वह प्रेग्नेंट है। हालांकि आरिस को यह पहले से पता था और वो पॉल को आज इसी बारे में बताने का फैसला करती है। हालांकि उसे डर भी है कि कहीं पॉल उसे प्रेग्नेंट की बात सुनने से रिजेक्ट ना कर दे। अब वो जैसे ही छत पर जाती है, पॉल खुद आकर उसे प्रपोज कर देता है और जब आरिस ने उसे अपने प्रेग्नेंट होने की सच्चाई बताई तो पॉल बहुत खुश हो जाता है और वे फाइनली खुश थे कि अब वो एक हो जाएंगे। तभी पीछे एक बच्चा जो कि लगातार कुछ कॉइन्स को नीचे फेंके जा रहा था, अब उसे एक गार्ड रुकने को कहता है कि वह ऐसा ना करे, नीचे कॉइन फेंकने से किसी को चोट भी लग सकती है। हालांकि अब उस गार्ड के वापस जाने पर वो बच्चा फिर से कॉइन्स को नीचे फेंकना जारी रखता है और इसी दौरान एक कॉइन अब हवा से वापस आते हुए बिल्डिंग की लिफ्ट वाली मशीन में जाकर फंस जाता है। वहीं अंदर आरिस और पोल तो एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय कर रहे थे, वे अपनी लाइफ की नई शुरुआत जो करने वाले थे। तभी हम देखते हैं उस कॉइन के फंसने से बिल्डिंग के कुछ स्क्रूज एक एक करके बाहर निकलने लगे। तभी एक चैन रिएक्शन शुरू होते हुए पहले एक गैस लीक हुई और फिर डांस फ्लोर जो कि शीशे से बना था अब वह अचानक से टूट जाता है, जिससे कि बहुत सारे लोग नीचे गिर जाते हैं। आरिस देखती है कि पॉल भी लटक गया है और वे उसे बचाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन वो भी नीचे गिर ही जाता है। यहाँ अब तक हर ओर भगदड़ मच चुकी थी, हर कोई खुद की जान बचाने के लिए नीचे जाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अब पहले जो गैस लीक हुई थी उसकी वजह से हर ओर आग लग जाती है, जिसमें भी बहुत से लोग मारे जाते हैं। बाकी बचे हुए लोग बिल्डिंग की दूसरी ओर भागते हैं। वहीं जब कुछ लोग सीढ़ियों से नीचे उतरना चाह रहे थे तो वह भी टूट गई, यानी कि हम नीचे जाने का एकमात्र रास्ता सिर्फ एलिवेटर ही बचा है। लेकिन अब यहाँ भी भीड़ ज्यादा होने से आरिस लिफ्ट के अंदर नहीं घुस पाती। नहीं, लिफ्ट में भी बहुत से लोग भर जाते हैं, जिससे कि लिफ्ट नीचे गिर जाती है और उसमें मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। अब आरिस घबराते हुए इधर उधर भागने लगती है। इस तबाह होती हुई बिल्डिंग के बीच पे नीचे भी नहीं जा सकते और इतनी ऊंचाई से कोई भी नीचे गिरा तो उसके बचने का कोई चांस नहीं है। यहाँ अब तक एक साइड की बिल्डिंग भी टूट गई और वहाँ से बाकी बचे हुए सभी लोग नीचे गिर गए, यानी कि अब सिर्फ आरिस ही जिंदा बची है। और तभी उसे एक बच्चे की आवाज आई। यह असल में वही बच्चा था जो कि उसे शुरू में दिखा था। आरिस अब अपने साथ उसे भी बचाने भागती है। उसने कई देर एक हाथ से लटक कर उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन फाइनली उसकी भी उंगली टूट ही गई और वे दोनों भी नीचे गिर गए और आखिर में सब मारे गए। अब यहाँ से रिवील हुआ कि यह सब कुछ स्टेफनी नाम की एक लड़की सपना देख रही थी, जो कि अभी अपने कॉलेज की क्लास में मौजूद है। स्टेफनी को यह आरिस वाला सपना पिछले 2 महीने से आ रहा है और वो आज इसके बारे में अपने दोस्त को बताती है, कैसे असल में वो आरिस की ग्रैंड डॉटर है, लेकिन अब उसे अपनी दादी के सपने क्यों आने लगे, वो भी एक ऐसी दुर्घटना जो कि असल में कभी घटी ही नहीं। सो अब उसे वापस अपने घर जाकर इन सपनों का कारण जानना होगा। स्टेफनी अगले ही दिन घर जाकर अपने पिता मार्टी से मिलती है। उसे तो बस अपनी दादी आरिस के बारे में जानना था कि वह अब कहाँ है, क्योंकि आरिस पिछले कई दशकों से उन सबसे दूर थी। सो अब स्टेफनी अपनी माँ की चीजों में आरिस का एड्रेस ढूंढने लगती है। यहाँ अब तक ऊपर से स्टेफनी का भाई चार्ली भी आ गया, जो कि स्टेफनी को देख
देखकर ज्यादा खुश नहीं होता क्योंकि स्टेफनी कॉलेज जाने के बाद अपने भाई के पास ज्यादा फोन नहीं करती और वह अकेला रह गया। यहाँ अब चार्ली अपने कजन से मिलकर उनके घर जा रहा था तो स्टेफनी भी उसके साथ जाने लगती है ताकि वहां से उसे अपने ग्रैंड मदर आरिस का एड्रेस मिल जाए। रास्ते में स्टेफनी ने अपने भाई को अपने सपनों के बारे में बता दिया कि कैसे उसे पिछले 2 महीने से उनकी दादी आरिस का बार बार एक ही सपना आता है जिसमें कि उस ऊंची बिल्डिंग में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ तो कभी हुआ ही नहीं था। उनकी दादी तो अब तक जिंदा है तो उसे वह सपना बार बार क्यों आ रहा है। इसी का पता लगाने के लिए स्टेफनी अपनी दादी आरिस से मिलना चाहती है। दोनों जल्दी अपने अंकल के घर पहुंच गए जहाँ पर उनके कजिन्स एरिक और बॉबी मिलते हैं। इसके अलावा उनकी एक बहन जूलिया भी थी। अब स्टेफनी सीधा अपनी आंट ग्रेंटा और अंकल हार्बर्ट से मिलने जाती है जिनसे कि वह अपनी दादी आरिस का एड्रेस पूछने लगी। हालांकि उसका अंकल हार्बर्ट अब आरिस के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। वह गुस्से में कहता है कि उसे उनके पिता पोल के मरने के बाद आरिस पागलों जैसी बातें करने लगी। वह सिर्फ एक ही बात दोहराती थी कि कैसे जो लोग उस स्काई टावर के हादसे से बचे वो एक एक कर सभी मर जाएंगे। आरिस के भी 2 ही बच्चे थे, खुद हार्वर्ड और स्टेफनी की मां डार्लिंग। सो आरिस को ऐसे बिहेव करते देख पुलिस ने हार्वर्ड और डार्लिंग को आरिस से दूर कर दिया। अब स्टेफनी कहती है कि उसकी दादी आरिस जरूर से कुछ ऐसा बतानी चाहती थी जिसे कि कभी कोई समझ नहीं पाए और अब वह अपनी ग्रैंड मदर आरिस से मिलकर सब जानना चाहती है। हालांकि अंकल हार्वर्ड उसे अभी कुछ नहीं बताता, लेकिन स्टेफनी के अपनी आंट से पूछने पर उसे पता चल ही गया कि उसकी दादी की करंट लोकेशन क्या है। वह उसके सामान से उससे अपनी दादी आरिस और दादा पॉल की पुरानी फोटो भी मिल गई, यानी कि यह सब कुछ 50 साल पहले उस टावर हादसे से शुरू हुआ था क्योंकि स्टेफनी को अपने सपने में दिखाई भी देता है, मगर असल में इस टाइमलाइन में कभी वो घटना हुई नहीं थी। अब स्टेफनी काफी लंबी ड्राइविंग के बाद फाइनली अपनी दादी आरिस के घर पहुंच जाती है जो कि दूर जंगल में बीचों बीच बना हुआ था। इस घर को चारों ओर से सुरक्षित भी किया गया, मगर किससे अभी तो यह स्टेफनी को भी नहीं पता। अब स्टेफनी इंटरकम पर बात कर अपनी दादी को यकीन दिलाती है कि कैसे वह उसकी नातिन है। स्टेफनी आरिस की बेटी डार्लिन की बेटी है, सो वो उसे अंदर आने देती है। अब आरिस पहले स्टेफनी का फोन और गाड़ी की चाबियां सब कुछ बाहर एक बॉक्स में छोड़ने को कहती है। वो किसी भी नुकीली चीज को अंदर नहीं लाने देती, जिसके बाद गेट खुल गया और स्टेफनी डरते हुए अंदर आकर देखती है कि कैसे आरिस अब बूढ़ी हो चुकी थी। आरिस स्टेफनी को देखकर बहुत खुश हो जाती है, मगर वो उसके करीब नहीं जाती। स्टेफनी ने यह भी नोटिस किया कि आरिस हर वक्त डरी हुई रहती है, मानो कि उसे उस घटना का अंदेशा हो। अब स्टेफनी की मां डार्लिन के बारे में पूछने पर स्टेफनी ने रिवील किया कि कैसे पिछले 2 महीने से उन्हीं के सपने आ रहे हैं जिसमें कि वे उस टावर में मर जाते हैं, लेकिन असल में तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अब यह सुनकर आरिस बताती है कि वह सब कुछ रियल में हुआ था। उस दिन जब वह पोल के साथ उस टावर में गई थी तब ऐसा हकीकत में हुआ था, मगर वे सारे विजुअल्स उसने पहले ही देख लिए। जब छत पर पोल उसे प्रपोज कर रहा था सो आरिस ने जल्दी सारे इवेंट्स बदल दी क्योंकि उसे भविष्य का पहले से पता चल गया। उसी ने उस बच्चे से कॉइन छीन लिया, उस आग को बुझा दिया और फ्लोर पर जो क्रैक आया था उसके बारे में सबको बताया, जिनसे कि वह पूरी इवेंट ही बदल गई। और उस दिन उस टावर में जितने भी लोग मरने वाले थे आरिस ने भविष्य देखने की वजह से उन सबकी जान बचा ली, जिसके बाद वो टावर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन समय के साथ आरिस ने नोटिस करना शुरू किया कि जिन सब लोगों को उसने टावर पर मरने से जान बचाई थी वे बाद में अन्य दूसरी घटनाओं से मारे जाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें असल में उसी टावर में मरना हो। वह उनकी नियति थी, मगर आरिस ने वह इवेंट बदलकर उनकी जान बचा ली और अब यूनिवर्स नहीं चाहता कि वे सब जीवित रहे। अब स्टेफनी हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ आरिस ने आगे बताना जारी रखा कि बाद में मरने वाले उसी आर्डर में मरने लगे जिस आर्डर में वे उस टावर पर मरने वाले थे, और क्योंकि आखिर में खुद आरिस ही बची थी उसने किसी तरह से अब तक खुद को बचाए रखा। लेकिन अब 2 महीने पहले उसे भी कैंसर डायग्नोज हो गया, यानी कि वह ज्यादा दिन तक जी नहीं पाएगी। और ठीक उसी टाइम से स्टेफनी को भी उसके सपने आने लगे, यानी कि आरिस के अनुसार अब स्टेफनी को उनके पूरे परिवार को बचाना होगा, क्योंकि अगर आरिस मारी गई तो यूनिवर्स एक एक करके उसकी फैमिली के मेंबर्स को भी मारने लगेगा। मौत उन सबके पीछे आएगी क्योंकि उन्हें तो कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था। अब आरिस अपनी इतने सालों की इन सब पर की गई रिसर्च स्टीफनी को देने लगती है ताकि वह सब कुछ समझ सके जिन तरीकों की वजह से वह अब तक मौत से बच पाई, और इसीलिए वह इस सेफ हाउस से बाहर नहीं निकलती। सो स्टेफनी इसी की मदद से अपनी फैमिली को बचा पाएगी। इसी दौरान उसे मैगी फ्रांस ग्लास भी हिल जाता है और उससे एक प्लांट की रस्सी जलने लगती है, लेकिन आरिस उसे नोटिस कर लेती है। अब स्टेफनी को अपनी दादी की बातों का कोई भरोसा नहीं होता। उनकी इन्हीं बातों की वजह से उसकी काफी फैमिली आरिस को पागल समझती थी। अब वह बिना डायरी लिए ही वापस जाने लगती है। वहीं आरिस बाहर जाने के बारे में सोचने लगी क्योंकि उसे अंदाजा था कि वह किन किन तरीकों से मारी जाएगी। वैसे भी मौत इतने सालों से उसके पीछे है, लेकिन उसे पता था कि अब वो कैंसर से वैसे भी मर जाएगी। अब वो आरिस को यकीन दिलाती है कि वो सच बोल रही है और उसकी पूरी फैमिली को बचा ले। आरिस अब उसे यह डायरी देने बाहर निकल आई और उसने कहा कि अब जो आगे होने वाला है उसे स्टेफनी को उसकी हर बात का भरोसा हो जाएगा। तभी पीछे से एक विंग टूटते हुए एक फायर डिवाइस की मदद से सीधा आरिस के सिर में जा घुसा और वह वहीं मार
मारी गई। उसने सब कुछ पहले से प्रेडिक्ट कर लिया था और ऐसे ही हुआ। अब अगले दिन पूरी फैमिली आरिस के फ्यूनरल पर इकट्ठा होती है। स्टेफनी ने अपने पिता और अंकल हार्वर्ड को सब बताया कि कैसे आरिस ने मरने से पहले उसे बता दिया था कि अब उसके मरते ही मौत उनकी पूरी फैमिली की ओर आएगी। सुबह सब सतर्क हो जाएं। हालांकि अब उसकी बातों का कोई भरोसा नहीं करता और तभी वहाँ पर स्टेफनी की माँ डार्लिन भी आ गई, जो कि उन्हें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। तो स्टेफनी गुस्से में उनसे दूर जाने लगती है और जब उसका भाई चार्ली उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि उन्हें अपनी माँ से बात करनी चाहिए, तो भी स्टेफनी नहीं मानती, क्योंकि उनकी माँ उन्हें बचपन में ही उनके पिता के सहारे छोड़कर चली गई थी। अब उन्हें एक और मौका नहीं दे सकती। अब अगले दिन हार्वर्ड अपनी पूरी फैमिली के लिए एक लंच होस्ट करता है, क्योंकि अब पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठा हुई है। हालांकि स्टेफनी वहाँ अपनी माँ के मौजूद होने से अपने घर चली आई और वह आरिस की डायरी पर रिसर्च करने लगती है। उसे डायरी से पता चला कि कैसे वे किन किन चीजों से मर सकते हैं। मौत कभी उनका पीछा नहीं छोड़ती, जिन्हें कि इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। वहीं दूसरी ओर लंच के दौरान बॉबी से एक शीशे का टुकड़ा गलती से बर्फ में गिर गया, यानी कि वह किसी एक मेंबर के गिलास में जाने वाला है। जिसके बाद वह अपनी बहन डार्लिन से मिलने जाता है, क्योंकि वह बहुत सालों के बाद लौट रही थी। वो बताती भी है कि कैसे उनकी माँ हारिस हमेशा उन्हें मौत को लेकर डरा कर रखती थी। इसी वजह से डार्लिन की मेंटल हालत खराब हो गई और वह अपने बच्चे स्टेफनी और चार्ली को बचपन में ही उनके पिता के पास छोड़कर चली गई। वहीं स्टेफनी को डायरी से अंदाजा हो गया कि उनके साथ कुछ तो गलत होने वाला है। सुबह जल्दी से फोन करते हुए उनके घर जाने लगती है, लेकिन बाकी सब लंच में बिजी होने के चलते कोई फोन नहीं उठा पाता। वहीं हार्वर्ड अब तक अपने बच्चों को एंजॉय करने लगता है कि तभी डार्लिन ने नोटिस किया कि उनके नीचे एक नुकीला औजार पड़ा था और उसने उसे उठाकर साइड में लाकर रख दिया। हालांकि अब तक सारी घटनाएं शुरू हो चुकी थी, मौत अपना खेल रचने लगी थी। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि वह शीशे का टुकड़ा जो कि गिलास में गिर गया था, अब वो हार्वर्ड के पैर में लग गया, जबकि उसी नुकीली औजार से जिसे कि पहले डार्लिन ने उठाया था, वो गिरने से घास कटने की मशीन चालू हो गई और वो मशीन सीधा होके मुंह पर चढ़ जाती है, जो कि पैर में शीशा लगने से नीचे गिर गया था और वह भी मर गया। अब यहाँ से तो स्टेफनी को आरिस की थ्योरी कंफर्म हो चुकी थी। आरिस के मरते ही अब उसकी पूरी फैमिली मरने लगी, क्योंकि उन्हें तो कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था। सो स्टेफनी अपनी पूरी रिसर्च तैयार कर अपनी फैमिली को इकट्ठा कर उन्हें सब समझाने लगती है। स्टेफनी ने बताना शुरू किया कि कैसे उस टावर में आरिस द्वारा बचाए जाने के बाद वे सभी लोग उसी ऑर्डर में मारे जाने लगे, जिस ऑर्डर में उन्हें उस टावर पर मरना था। लेकिन क्योंकि उन सभी मरने वालों की संख्या सैकड़ों में होने से मौत को हर एक तक पहुंचने में कई साल लग गए और तब तक बहुत से लोग तो फैमिली वाले हो चुके थे, जो कि कभी होते ही नहीं मगर वे टावर पे मारे जाते। तो अब डेड हर उसको मार रही है जिनका कोई कनेक्शन उस टावर पे मौजूद लोगों के साथ था। आखिर में जब आरिस के मरने का नंबर आया, वो उस कैबिन में छिप गई और मौत को बरसों लग गए उस तक पहुंचने में, इसीलिए उसके बाद कोई नहीं मर रहा था। लेकिन मौत अब आरिस के मरने के बाद उनके पीछे आएगी। यह मरने का ऑर्डर बड़े से छोटे का होगा, मतलब कि हार्वर्ड आरिस का बड़ा बेटा था, तो अब हार्वर्ड के मरने के बाद उसके 3 बच्चों उनकी उम्र के हिसाब से मरेंगे। सबसे पहले बड़ा बेटा एरिक, फिर जूलिया, फिर आखिर में सबसे छोटा बॉबी। उनके बाद हार्वर्ड की छोटी बहन डार्लिन की फैमिली का नंबर आएगा, जिसमें कि डार्लिन के बाद स्टेफनी खुद और आखिर में चार्ली। डेड का पूरा ऑर्डर अब यह रहने वाला है। इसके अलावा हार्वर्ड की पत्नी ब्रेंडा और स्टेफनी का पिता, यह दोनों सेफ हैं, क्योंकि यह दोनों आरिस और पॉल की ब्लड लाइन से नहीं जुड़े। स्टेफनी आगे यह भी बताती है कि उसे डायरी में किसी जेबी नाम के आदमी का पता चला, जिसने कि डेड को चकमा दे दिया। सो वे उसे ढूंढकर उससे पूछ सकते हैं कि वे कैसे बचे। हालांकि इस बार भी किसी को उसके बातों का भरोसा नहीं होता और वे एक अगर टाल देते हैं कि स्टेफनी भी अपनी दादी जैसी पागल हो रही है। वे सब चले गए। अब इसी रात जब टैटू शॉप में एरिक हर रोज की तरह अपना काम कर रहा था, तो अब सारा काम हो जाने के बाद एरिक शॉप में अकेला रह गया। वह अपने पिता हार्वर्ड की याद में अपने हाथ पर टैटू बनाने लगता है। उसी दौरान उसे स्टेफनी का मैसेज भी आया कि उसी का अगला नंबर है। सो वह सतर्क रहे, लेकिन एरिक अपना फोन बंद कर लेता है और तभी यहाँ भी इवेंट्स अपने आप घटने लगती है। पंखे की एक चैन एरिक की नोज रिंग में फंस जाती है, जिससे कि वह निकल नहीं पाती। वहीं अब तक नीचे लैंप गिरने से आग लग चुकी, जबकि एरिक खुद चैन से लटका हुआ है। और तभी शॉप में एक बड़ा धमाका हुआ। अब सुबह होने पर स्टेफनी अपने छोटे भाई चार्ली को उठाती है कि अब एरिक का फोन रास्ते से ही बंद आ रहा है। तो दोनों जल्दी से एरिक के घर जाने लगते हैं। रास्ते में चार्ली को पता भी लगा कि कल रात एरिक की शॉप में ब्लास्ट हुआ था। सो इससे तो दोनों और ज्यादा डर गए, लेकिन तभी सरप्राइजली उन्हें एरिक सही सलामत सड़क पर ही मिल जाता है। वो बताता भी है कि वह कल रात वाले ब्लास्ट में बच गया था, क्योंकि लगेली उसने एक लेदर जैकेट पहन रखी थी। अब स्टेफनी तो और कंफ्यूज हो गई कि एरिक किस्मत से कैसे बच सकता। ऑर्डर के हिसाब से तो उसे ही मरना था। अब वो एरिक को आगे केयरफुल रहने को कहती है। स्टेफनी आरिस की डायरी से अपने आइडियाज लगाने लगी, कैसे सोकर खेल रहे बच्चों की बेल उन्हें लग सकती है। वहीं पास में एक पेड़ पर ट्रिमर लटका हुआ है, साथ में ही एक आदमी बत्तियां उड़ा रहा था। सो वे सभी चीजें एरिक को मारने की कोशिश कर सकती है। अब तक यहाँ एरिक की छोटी बहन जूलिया भी आ गई। स्टेफनी एरिक को अब कूड़े की ट्रक से दूर रहने को कहती है। तभी पीछे
जूलिया जा रही थी तो पहले वाली सारी चीजें इकट्ठा होकर अब उनकी वजह से जूलिया उस कूड़े के ट्रक में गिर जाती है, सेम जैसा कि स्टेफनी ने प्रेडिक्ट किया था। लेकिन यह सब एरिक की बजाय उसकी छोटी बहन जूलिया के साथ हुआ। अब तीनों जल्दी से ट्रक के पीछे भागने लगे ताकि जूलिया को अंदर से निकाल सके, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाए और जूलिया इस गार्बेज ट्रक में फंसकर आखिरकार मारी जाती है। अब स्टेफनी रोते हुए माफी मांगती है, कैसे उसके ऑर्डर गेस करने में इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। लेकिन यहाँ से ब्रांडा ने उसका मैन राज खोला। दरअसल एरिक जो कि सबसे बड़ा है वो असल में हार्वर्ड का बेटा था ही नहीं। ब्रेंडा का उस वक्त किसी से अफेयर चल रहा था, इसीलिए एरिक का पिता कोई और ही है, जिसके बारे में ब्रेंडा ने आज तक यह सच्चाई हार्वर्ड और एरिक समेत बाकी सबसे छिपा रखी थी। यानी कि एरिक क्योंकि अब आरिस की ब्लड लाइन से नहीं है और इसी हिसाब से जूलिया का ही नंबर था और वह मारी गई। अब एरिक यह सुनकर कि उसकी लाइफ की इतनी बड़ी सच्चाई उसे आज पता चली, वह गुस्से में बाहर निकल जाता है। वहीं अब होल्ड की फैमिली में सबसे छोटा बॉबी ही बचा है, यानी कि अगला नंबर मरने का उसका ही होगा। भाई अब सबको स्टेफनी की थ्योरी पर यकीन हो गया था तो वे प्लान करने लगते हैं कि बॉबी को कैसे बचाएं। अब मौत सीधा उसके पीछे ही जाएगी। तभी उन्हें याद आया कि कैसे आरिस की डायरी में किसी चेबी नाम के आदमी का नाम था जो कि मरने से बच गया और चार्ली ने अब तक उसका एड्रेस भी ढूंढ निकाला था। वह पास के ही एक हॉस्पिटल में काम करता था। सो अब वे सब वही जाकर उससे इस बारे में पूछने का फैसला करते हैं। वही जाते हुए एरिक भी वापस आ गया। बेशक उसका पिता कोई और हो मगर उसने बॉबी को अपना भाई माना था। अब वो अपने साथ बॉबी को बचाने का फैसला करते हैं। यार रास्ते में जब स्टेफनी को अपने बचपन की फोटो अपनी माँ की गाड़ी में नजर आई तो मैडलिन सफाई भी देती है कि वह बहुत डर गई थी। उसकी माँ आरिस ने हमेशा उसे मौत के प्रति डरा कर रखा, इसीलिए उसे अपने दोनों बच्चों से दूर जाना पड़ा, कहीं बेबी उसी की तरह पागल न हो जाए। मगर अब सब कुछ सच निकल रहा है। सभी अब हॉस्पिटल जाकर उस जेबी से मिलते हैं। यह वही जेबी है जिसे कि हम अब तक हर एक फाइनल डेस्टिनेशन मूवीज में देखते आए थे। अब स्टेफनी के उसे सब बताने पर जेबी रिवील करता है कि वह कोई और नहीं बल्कि वह ही छोटा बच्चा है क्योंकि उस हादसे वाले दिन अपनी माँ के साथ टावर पर गया था, लेकिन फिर वहां पर आरिस ने उनको बचा लिया था। यानी कि वो ओरिजिनल टाइमलाइन के हिसाब से आरिस के बाद सबसे आखिर में मरने वाला था, लेकिन आरिस ने मौत को अपने तक रोके रखा। वो आगे बताता है कि ऐसा सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं और भी लोगों के साथ हो चुका है। आज तक कोई भी मौत को चकमा नहीं दे पाया, आज तक कभी कोई डेथ को चीट नहीं कर पाया। वो बताता है कि उसी ने आरिस के साथ मिलकर पूरी दुनिया से दूर वो केबिन बनाया था ताकि आरिस वहां सेफ रह सके, लेकिन आखिरकार आरिस को कैंसर हो गया। अब तो खुद उसे भी कैंसर हो गया। अब स्टेफनी पूछती है कि फिर वे मौत से कैसे बचे। अब जेबी के अनुसार उसने अपने पूरे जीवन में मौत से बचने के 2 तरीके ढूंढ निकाले हैं। पहला कि जिस किसी का भी मरने का नंबर हो वह अपनी जगह किसी और को मार दे और फिर वे जिसे भी मारेंगे उसकी लाइफ उन्हें मिल जाएगी। वह दूसरा रास्ता यह है कि जिसका भी मरने का ऑर्डर है उसे किसी तरह से अपनी सांसें रोकने तक मरना होगा और फिर किसी तरह से आखिरी वक्त पर बाकी लोग उसे रिवाइव कर दे, जैसा कि एक बार हो भी चुका है। और इसके बाद मौत उनकी ब्लड लाइन का पीछा छोड़ अपने अगले शिकार पर निकल जाएगी। अब यह सुनकर एरिक अपने भाई बॉबी को बाहर ले आता है। वे शुरू में सोचते भी हैं क्या बॉबी को किसी और की जान लेनी चाहिए ताकि उन्हें किसी और की लाइफ मिल जाए। भाई अगर उन्होंने ऐसा किसी बच्चे के साथ किया तो बॉबी को पूरी एक इंसानी लाइफ मिल जाएगी, लेकिन दोनों में से कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता और वे दूसरे वाला ऑप्शन चुनते हैं। अब क्योंकि बॉबी को बचपन से ही नट्स से एलर्जी रही, सो एरिक के प्लान के अनुसार वो उसे एक नट्स की चॉकलेट खिलाकर उसकी हालत खराब करेंगे और जब बॉबी बिल्कुल मरने वाला होगा तो वो पहले से ही हॉस्पिटल में मौजूद है। तो ये सभी एरिक बॉबी को मरने से ठीक पहले डॉक्टर के पास ले जाकर उसकी जान बचा लेंगे। हालांकि अब जिस मशीन से वे नट्स वाली चॉकलेट निकाल रहे थे वह अटक गई और दोनों जबरदस्ती उस मशीन को हिलाकर पैकेट निकालने लगते हैं, जिससे कि साथ में एक स्प्रिंग भी निकल आया। जिसके बाद उन्हें एक MRI रूम में चले गए ताकि कोई उन्हें देख न सके। अब एरिक अब बॉबी को सेफ रहने का कहकर एक व्हील चेयर लेने चला जाता है ताकि उसे मरते हुए बॉबी को डॉक्टर तक ले जाने में कोई लेट ना हो। हालांकि इसी बीच उनसे गलती से MRI मशीन चालू हो गई जो कि बैटल को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी कि मौत अपना खेल खेलना शुरू कर चुकी थी। अब बॉबी के लिए व्हील चेयर लाने के बाद एरिक उसके पास से उसका इंजेक्शन भी ले लेता है ताकि वह एलर्जी होने के बाद इंजेक्शन ना लगा सके और उनका प्लान काम कर जाए। अब प्लान के अनुसार बॉबी ने वह चॉकलेट खा ली जिससे कि उसे एलर्जी होना शुरू हो जाती है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि पीछे MRI मशीन भी चल रही थी क्योंकि अब एक एक कर सारी मेटल की चीजें उसकी ओर खींचने लगी। अब यहाँ एरिक ने अपनी
अपनी पूरी बॉडी में मेटल पेयर्स करवा रखे थे। सो अब एक एक करके उसकी पूरी बॉडी MRI मशीन में खींचने लगती है और आखिरकार एक व्हीलचेयर के लगते ही एरिक का पूरा MRI मशीन में जाकर फंस जाता है और कुचल कर मारा जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एलर्जी से मरते हुए एरिक के हाथ से इंजेक्शन लेने गया और फाइनली उसने खुद को शॉट भी दे दिया, लेकिन बाहर भी अब तक MRI मशीन की मैग्नेटिक फील्ड पहुंच चुकी थी, जिसे कि एक नर्स उस रूम में देखने जाती है कि हाँ क्या हुआ। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो वही मशीन वाला स्प्रिंग जो कि गलती से एरिक और बॉबी की वजह से बाहर निकल गया था, अब वो खींचते हुए सीधा बॉबी के सिर में जाकर लगता है और वह भी मारा जाता है। यानी कि अब सिर्फ डार्लिन, स्टेफनी और चार्ली ही बचे हैं। सो डार्लिन ऑफर करती है क्योंकि अगला उसी का नंबर है तो वह अपनी माँ आरिस के कैबिन में रहने चली जाएगी, जो कि सबसे सेफ है। वहाँ पर मौत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और जब एक डार्लिन को कुछ नहीं होगा तब तक स्टेफनी और चार्ली भी सेफ रहेंगे, क्योंकि मौत एक ऑर्डर में ही चलती है। अभी तो उनके पास और कोई तरीका नहीं होता। वैसे भी डार्लिन अपने बच्चों के लिए पहले कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अब वह उनकी जान बचाने के लिए उस उम्र भर उसी सेफ कैबिन में बंद रहकर बिताने के लिए तैयार हो जाती है। तीनों अब बहुत लंबी ड्राइविंग के बाद फाइनली उस कैबिन तक पहुंच ही जाते हैं, लेकिन यहाँ तो गेट्स बंद थे और उनमें बिजली का करंट दौड़ रहा था। सो स्टेफनी अब अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर गेट को तोड़कर अंदर घुस जाती है, लेकिन इसी दौरान उसकी सीट बेल्ट अटक गई और वह भी फंस जाती है। हालांकि अभी तो उन्हें अपनी माँ डार्लिन को सेव करना था। सो चार्ली डार्लिन को लेकर जल्दी से कैबिन के अंदर चला जाता है। वही अब मौत का प्रोसेस फिर से शुरू हो चुका था। एक बिजली का वायर टूटते हुए कैबिन पर गिर गई, जिससे कि अंदर का स्टोव फट जाता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। बाहर डार्लिन और चार्ली तो घायल हुए हैं, साथ ही वह गाड़ी भी पलट गई, जिसमें कि स्टेफनी सीट बेल्ट से निकल नहीं पा रही थी। बाहर डार्लिन जल्दी से भागकर अपने बेटे चार्ली को दबने से बचाती है कि तभी एक पार्ट उसी पर आग गिरा और डार्लिन मारी जाती है। भाई गाड़ी में स्टेफनी पानी में डूब रही थी और मरने का उसी का नंबर था, लेकिन चार्ली ने जल्दी से भागकर किसी तरह से आखिरी वक्त पर उसे बाहर निकाल ही लिया और उसे बचा लिया। अब उन्हें जेबी ने पहले से बता दिया था कि अगर कोई थोड़ी देर मरकर जीवित हो जाए तो मौत उनकी ब्लड लाइन से आगे निकल जाती है। ऐसा ही कुछ स्टेफनी के साथ भी हुआ और दोनों बहुत खुश होते हैं कि वे अब बच जाएंगे। अब इस घटना के हुए कई दिन बीत जाते हैं। दोनों भाई बहन अपने पिता के साथ उनके पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे भुलाने के लिए लाइफ में आगे बढ़ चुके थे। आज वे एक साथ चार्ली के एक दोस्त को पार्टी के लिए लेने भी गए, जहाँ की वे एक डॉक्टर को सब बताते हैं कैसे चार्ली ने स्टेफनी को कुछ देर मरने के बाद बचा लिया। लेकिन अब डॉक्टर उन्हें बहुत बड़ा राज खोलता है, कैसे स्टेफनी तो कभी मरी ही नहीं थी। मेडिकल साइंस के अनुसार वह सिर्फ बेहोश हुई थी, यानी कि मौत ने उनका अब तक पीछा नहीं छोड़ा। और तभी पीछे एक औरत के हाथ से एक सिक्का गिरते हुए वो सीधा एक रेलवे ट्रैक के बीच जाकर फंस गया, जिससे कि ट्रेन अब ट्रैक से नीचे उतरते हुए स्टेफनी और चार्ली के पीछे जाने लगती है और आखिरकार उन दोनों के दूर भागने के बावजूद वे दोनों उसके नीचे दबकर मारे जाते हैं। यानी कि मौत को कोई धोखा नहीं दे सकता। और इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी और हिंदी एक्सप्लेनेशन? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।